जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो जिसमें हम जानेंगे इक्वालिटी के बारे में। 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये थर्ड चैप्टर है। पहला हमने पॉलिटिकल थ्योरी पे रिलेटेड चैप्टर पढ़ा, उसके बाद में हमने जाना लिबर्टी के बारे में, स्वतंत्रता से रिलेटेड चैप्टर। अब थर्ड चैप्टर है आपका, वो है इक्वालिटी, समानता। तो हम समानता के बारे में जानेंगे इस तीसरे चैप्टर में। समानता की क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें हम कौन सी चीजों को जानेंगे। तो जानेंगे समानता क्या है, और नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में जानेंगे इसके। और समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है या फिर कुछ और है। हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, इन सब चीजों को हम जानेंगे इसमें। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं, हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं। और एंड में हम जानेंगे इसमें जो आइडियोलॉजीज जो देखने मिलती है हमारे को, विचारधाराएं जैसे मार्क्सवाद, समाजवाद और उदारवाद और नारीवाद, इनकी क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है हमारे को, इनके अकॉर्डिंग समानता क्या है। तो शुरू करते हैं। समानता महत्वपूर्ण क्यों है। तो समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें रंग, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई किसी के साथ भेदभाव ना हो। अगर हम समानता को डिफाइन करें तो उसका सिंपल सा है, समान लोगों के साथ समान बर्ताव, असमान लोगों के साथ असमान बर्ताव ही समानता है। ओके, समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने के योग्य हैं। सार्वभौमिक मानव अधिकार या मानवता के प्रति अपराध जैसी धारणाओं के पीछे रहती है। अगर हम बात करें समानता का उभार कब हुआ था, समानता की मांग सबसे पहले कब शुरू हुई थी, तो हम बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी में, जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रांस की क्रांति, उस समय से ही एक तरह से देखा जाए उनका जो नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का सिद्धांत, तो वहां से समानता की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद हम देखें महिलाओं और दलितों के द्वारा समानता की मांग की जाती है समय समय पर, कि किस तरीके से उनको पीछे छोड़ा गया है, तो इसलिए उनको समानता की जरूरत है। कुछ आंकड़े दिए गए हैं, हम उन पर नजर दौड़ाएंगे विश्व स्तर पर। जैसे तुम्हारे ये आंकड़े हैं, इनमें दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमी जो हैं उनके पास दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब आदमियों के बराबर सामूहिक आमदनी जो है, उतनी आमदनी सिर्फ 50 आदमियों के पास देने मिलती है। दूसरा आंकड़ा जो दे रखा है इसमें, दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या जो है दुनिया की कुल आमदनी में केवल 5% हिस्सा रखती है, जबकि 10% अमीर लोग दुनिया के 54% आमदनी पर नियंत्रण रखते हैं। तीसरी बात करें तीसरे आंकड़े की, तो पहली दुनिया खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, वहां पर 86% उद्योग है, 25% हिस्सा रहता है सिर्फ आबादी का, जबकि 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। और चौथे आंकड़े की स्टैटिक्स की बात करें तो इन आंकड़े औद्योगिक देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों के निवासी की तुलना कम से कम 3 गुना अधिक पानी का इस्तेमाल करते हैं, 10 गुना ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, 13 गुना लोहा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और 14 गुना कागज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। गर्भावस्था में मरने वालों की संख्या देखें, बच्चों की जो हम देखते हैं कि जन्म के समय मृत्यु हो जाती है, तो 18 में से एक मामला आता है नाइजीरिया में, जबकि यही मामला 8700 में से एक मामला है कनाडा में, मतलब कि 8700 में से एक। तो इस तरीके से हमारे को, और अगर हम जमीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम गैस के जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसमें पहली दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा 2/3 है। जो एसिड रेन वगैरह होता है उसमें हिस्सेदारी उनकी ज्यादा है। तो ये हम देखते हैं किस तरीके से हमारे को आंकड़े देखने को मिलते हैं, स्टैटिक्स। और कुछ आंकड़े हैं जो आर्थिक असमानता को दर्शाते हैं भारत में। तो भारत में जैसे हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की और शहरी परिवारों की। तो ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो बिजली का कनेक्शन 100 में से 44% घरों में देखने को मिलता है, जबकि 88% बिल्कुल डबल है शहरी क्षेत्रों में बिजली का कनेक्शन। ये आंकड़े जो दिए गए हैं आपको 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, जो 2001 की जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग है ये। अभी के टाइम पे तो और ज्यादा हो गया है, ये फासला बढ़ते ही जा रहा है। मकान में सरकारी नल का कनेक्शन 10% घरों में से ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि शहरी परिवारों में 50 घरों में देखने मिलता है। मकान में स्नानघर 23 घरों में देखने मिलता है सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि वही शहरों में संख्या हो जाती है 70। टेलीविजन 19 घरों में टेलीविजन है, जबकि 64 शहरी परिवारों में टेलीविजन देखने मिलता है। स्कूटर है, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा जो हमारे को देखने 7 ग्रामीण परिवारों में देखने मिलती है, जबकि शहरी परिवारों में 25 परिवारों में। कार जीप की संख्या देखी जाए तो 1 ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि 6 शहरी परिवारों में। तो इस तरीके से हमारे को भारत के शहरों और गांव में जो अंतर देखने को मिलता है, किस तरीके की असमानता देखने मिलती है। तो अब हम सबसे पहले समानता को समझने के लिए असमानता पर ध्यान देते हैं। तो देखो, असमानता 2 प्रकार की होती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक होती है प्राकृतिक असमानता जो जन्म से मिली है, जो भगवान के द्वारा दी गई है, और दूसरी होती है हमारे को सामाजिक असमानता। प्राकृतिक असमानता वो है जन्म से आप काले या गोरे पैदा होते हो, या फिर कोई विकलांग पैदा होता है, या फिर किसी को कोई बीमारी होती है, कोई लड़की है या लड़का, ये सब प्राकृतिक है।
जबकि सामाजिक जो असमानता है, सामाजिक असमानता क्या है, समाज के द्वारा जो बना दी गई कि हाँ लड़की ये कार्य करेगी, लड़के ये कार्य करेंगे, लड़की गुड़िया से खेलेगी, लड़का गुड्डे से खेलेगा, ये जो सारी चीजें जो बना दी गई कि लड़की बाइक नहीं चला सकती, लड़की क्रिकेट नहीं खेल सकती है, जेंडर के बीच पे ज्यादा देखने मिलती है, या फिर ये काला है ये गोरा है, ये जो भेदभाव करा जा रहा है ये किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा करा गया है, समाज के द्वारा ये क्रिएट किया गया है। तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक असमानता एक बार के लिए दूर हो जा रही है अब, लेकिन सामाजिक असमानता दूर करना बहुत मुश्किल है। प्राकृतिक असमानता कैसे दूर हो जा रही है, रूसों के द्वारा ये डिफाइन किया गया है कि हम प्राकृतिक असमानता को तो विज्ञान के द्वारा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और हो भी रही है। जैसे अगर किसी को सुनने में प्रॉब्लम है बचपन से, तो उसको क्या मशीन लगा दी जाती है, सुन सकता है, या कोई विकलांग है उसके आर्टिफिशियल लेग का इस्तेमाल किया जाता है, व्हील चेयर के रूप में उसको एक सपोर्ट मिल जाता है। या हम बात करें किसी को अगर बुद्धि नहीं है तो वो फिर क्या है अपनी शिक्षा अर्जित करके अच्छी अपनी बुद्धि को विकसित कर सकता है। कोई अगर काला है तो फिर वो कोई काला व्यक्ति है तो वो क्या कर सकता है अपनी सर्जरी के द्वारा, आज के टाइम पे फेस सर्जरी वगैरह हो जाती है, उससे उसका रंग भी गोरा हो सकता है। लेकिन कैसे इस सोच को बदलोगे कि समाज के अंदर हमारे को जो देखने मिलती है कि कोई कार्य जो डिवाइड कर दिए गए हैं समाज के द्वारा कि ये कार्य सिर्फ इसके हैं, ये कार्य इसके हैं, तो वो चीज बहुत मुश्किल है। उसके लिए हर किसी को अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। अब समानता हम देखते हैं कि ये हमारे को देखने मिलती है, लोगों में बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब जरूरी नहीं होगा कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना ही हो। तो एक जैसा व्यवहार भी नहीं कर सकते हम सभी के साथ, समाज में अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतः एक समान बर्ताव नहीं करता। अलग अलग काम, अलग अलग लोगों को महत्व, अलग अलग हिस्सा मिलता है सभी का देखा जाए तो। जैसे हम कहें प्रधानमंत्री और सेना के जनरल को विशेष सरकारी दर्जा या सम्मान देना हमें तब तक समानता की धारणा विपरीत नहीं लगता जब तक कि वो उसका दुरुपयोग ना करें। ऐसे ही कई बार लोगों से अलग तरह का बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास नस्ल, धर्म, जाति या लिंग में हुआ। हम असमानता के इन आधारों को अस्वीकार करते हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं और अलग लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए समान सफलता ना मिले, कई बार ऐसा होता है। अब अवसरों की समानता स्थापित करके हम उनके लिए एक अवसर प्रदान कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि हम सभी जगह समान कर दें। अब धारणा में ये नहीं था कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता, प्रतिभा को विकसित करने के लिए समान अवसर चाहते हैं, जबकि लक्ष्य और आकांक्षाएं उनकी अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना है तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई फुटबॉल ही खेलेंगे इंडिया में, ये चीज गलत है कि सभी को हम समान नजर से देखें, क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग हैं, सबके लक्ष्य अलग हैं, सबका एक दृष्टिकोण अलग देखने को मिलता है हमारे को। कोई वकील बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, तो सभी को बस अवसर मिलना जरूरी है, अवसर की समानता होना जरूरी है। प्राकृतिक और सामाजिक असमानता हमने समझ ली है। उसके बाद हम बात करें समानता के हमारे को तीन आयाम देखने मिलते हैं, जिसमें एक है राजनीतिक समानता, दूसरा सामाजिक समानता, तीसरा आर्थिक समानता। तो राजनीतिक समानता में क्या है, सभी को वोट देने का समान अधिकार होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं सार्वभौमिक वस्तुगत अधिकार, बिना जाति, धर्म, लिंग या रंग के भेदभाव के। एक निश्चित आयु पार करने के बाद सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी भी जाति से रिलेटेड क्यों ना हो। ओके, उसके बाद बात करें हम कि इसके अलावा इलेक्शन में खड़े होने का राइट होना चाहिए सभी को, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, या फिर कोई किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी कलर का हो, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वो अपनी पार्टी बना सकता है और चुनाव में लड़ सकता है। और साथ ही साथ हम कहें कोई भी राजनीतिक फैसला लेने की बात है तो वो उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये राइट टू प्राइवेसी के तहत अपना वोट देने का अधिकार उसे खुद है। सामाजिक समानता की बात करें तो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, जिसमें कि सार्वजनिक स्थल में देखें हम, बस के अंदर या मेट्रो के अंदर या कहीं पर भी, होटल के अंदर, किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता इसके आधार पर। और आर्थिक समानता की बात करें तो आर्थिक समानता में क्या है, हमें रोजगार का समान अवसर मिलना चाहिए। साथ ही साथ वहां पर जो न्यूनतम मजदूरी मिलती है, चाहे वो एक स्त्री हो चाहे पुरुष, ऐसा नहीं है कि एक ऑफिस में एक स्त्री काम कर रही है, एक पुरुष काम कर रहा है, लेकिन काम सेम कर रहे हैं तो दोनों का वेतन अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हम बात करें कि हाँ किसी जाति के आधार पर एक निचली जाति का, एक ऊंची जाति का, लेकिन काम एक कर रहे हैं तो फिर दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। ओके, तो ये आर्थिक समानता के अंतर्गत आता है। हम बात करें अब मार्क्सवाद का क्या कहना है कि सभी को समान व्यवहार के साथ और समानता लानी चाहिए, लेकिन वो गलत धारणा है। उनके अनुसार ये क्या है कि पूंजीवाद ही इसका कारण है। पूंजीवाद के अनुसार ये खाई पैदा की गई है अमीर गरीब की, और ये ज्यादा बढ़ते जा रही है। तो मार्क्सवाद ये मानता है, जबकि उदारवाद का मानना है कि व्यक्ति खुद विवेकशील है, उसे खुला छोड़ दो और वो अपना खुद का विकास कर सकता है स्वयं का, अपने आप, क्योंकि उसमें उतनी क्षमता होती है और वो अच्छा बुरा सोच सकता है और अपने बारे में और सही फैसले ले सकता है। नारीवाद की बात करें तो नारीवाद जो है
स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों की बात करता है। नारीवाद का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि नारियों को उनका हक दिलाना, महिलाओं को उनका हक दिलाना। नारीवादियों के अनुसार इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है कि जो असमानता हमारे को देखने को मिलती है जेंडर के बेस पे, लिंग के आधार पर, वो उसका सबसे मेन कारण वो मानते हैं पेट्रियार्की व्यवस्था को, जिसमें हम पितृसत्ता को एक महत्वपूर्ण रीजन मानते हैं। वो मानते हैं कि कुछ तो ऐसे जो होते हैं डिफरेंस जो हमारे को देखने मिलते हैं, जैसे एक महिला ही गर्भ धारण कर सकती है, एक पुरुष नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो क्या है कि समाज के द्वारा बना दी गई हैं। और इसका सबसे मेन कारण है कि पुरुष प्रधान समाज के, पुरुषों के द्वारा अपने आप को हमेशा बड़ा माना गया कि बाहर के कार्य पुरुष ही कर सकते हैं और महिलाएं सिर्फ घरेलू कार्यों के लिए होंगी। ये सारी चीजें जो देखने मिलती है हमारे को, तो ये सब चीजें जो बाहरी क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र बना दिया, निजी घरेलू किस्म के जो कार्य हैं वो महिलाओं से संबंधित कर दिए गए और सार्वजनिक बाहरी दुनिया के कार्य जो पुरुषों की जिम्मेदारी समझ ली गई। ये महिला जो नारीवादी हैं वो इसके पक्ष की बात करते हैं कि इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए, महिलाओं को भी उनके समान अधिकार मिलने चाहिए क्योंकि वो भी कोई कार्य कर सकती हैं। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? तो बात करें समानता को बढ़ावा देने के लिए 3 तरीके हैं। पहला है औपचारिक समानता की स्थापना करके। औपचारिक समानता की स्थापना करके इस प्रकार के मतलब जो असमानता को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं, जैसे कि पहले ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी या फिर कोई और भी संस्था जो देखने को मिलती है हमारे को, जैसे उनके द्वारा क्या है अपने आप को बड़ा दिखा दिया गया कि शास्त्रों का अध्ययन सिर्फ ब्राह्मण ही करेंगे और निचली जाति का कोई और नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो औपचारिक समानता की स्थापना करके पहले उन संस्थाओं को दूर करना होगा हमारे को कानून के द्वारा जो असमानता को बढ़ावा देती थी। उसके बाद बात करें हम दूसरा विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। तो एक ही देश के अंदर हम हाथी, घोड़े, बैल और चूहे और हम कहें कि पक्षियों को, बंदरों को, सभी को एक साथ नहीं दौड़ा सकते। उनके लिए विभेदक बर्ताव द्वारा समानता स्थापित की जा सकती है। सभी को उन्हीं की कैटेगरी में, जैसे बंदरों की दौड़ करानी है तो सिर्फ बंदर बंदर दौड़े, अगर हाथी की दौड़ करानी है तो हाथी हाथी। अगर हम कहें कि एक हैंडीकैप बच्चा भी दौड़ रहा है और एक अच्छा जिसके दोनों टांगे एक अच्छी हैं उनको भी उसी में दौड़ा रहे हैं, तो वो चीज अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि वहां पर क्या है वह असमानता ही समझी जाएगी, क्योंकि वहां पे जीतेगा कौन? जिसके दोनों टांगे अच्छी हैं। ओके, उस वहां पे निष्पक्षता कब होगी? जब हम अगर विकलांगों की दौड़ करा रहे हैं तो विकलांगों की ही कराएं, या फिर हम कहें कि जो एकदम तंदुरुस्त हैं उनकी दौड़ करा रहे हैं तो उन्हीं की दौड़ कराएं। तो वहां पे इस तरीके से हम विभेदक बर्ताव द्वारा समानता स्थापित कर सकते हैं कि सभी के साथ अलग अलग बर्ताव भी हो सकता है या उन्हें कुछ छूट दे सकते हैं हम उसके माध्यम से। अब तीसरा जो तरीका है वो साकात्मक कार्रवाई। पहला क्या है औपचारिक समानता स्थापित करके, दूसरा तरीका क्या है विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, और तीसरा साकात्मक कार्रवाई। साकात्मक कार्रवाई वो है जिसे हम रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं, आरक्षण। तो जो पिछड़ी जातियां थी जो पास्ट में हमने देखी अतीत के अंदर, उनको बहुत ही ज्यादा शोषित किया गया, उनका जो शोषण किया गया है उसके आधार पर, या फिर महिलाओं की बात करें, महिलाओं का जो शोषण किया गया है तो उनको आरक्षण दिया जा सकता है, छात्रवृत्ति देकर, हॉस्टल जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा के, जिससे उनको शिक्षा मिल सके और आसानी से वो शिक्षा हासिल कर सके, जिससे वो अपनी स्थिति को सुधार सके। तो ये साकात्मक कार्रवाई के द्वारा हम समानता स्थापित कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हमारे को देखने को मिलते हैं। और समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राम मनोहर लोहिया के साथ जुड़ी है। भारत में समाजवाद के द्वारा जो राम मनोहर लोहिया ने जो माना है वो 5 प्रकार की असमानता को माना, जिसमें स्त्री पुरुष असमानता, चमड़ी के रंग पर आधारित असमानता, असमानता जातिगत असमानता के आधार पर, कुछ देशों में औपनिवेशिक शासन, निसंदेह आर्थिक असमानता देखने मिलती है। उनके द्वारा सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। तो ये हमारे को इस प्रकार से समानता देखने मिलती है। समानता पर लोगों के अलग अलग विचार देखने मिलते हैं। समानता, अब इसमें एक चीज और देखने मिलती है हमारे को कि समानता कोई एक डेफिनेशन नहीं है समानता की। इसमें क्या है अलग अलग विचारधारा और अलग अलग डेफिनेशन, परिभाषाएं देखने मिलती हैं अलग अलग विचारकों के द्वारा। तो इस तरीके से हमारे को ये समानता वाला चैप्टर देखने मिलता है। इसमें इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या क्या है वो आप डिस्कस करते हैं, उसमें मैं बताऊं आपको। तो समानता के कितने आयाम है? समानता के 3 आयाम है, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। उसमें मैंने आपको बता ही दिया, एक ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है आपका। इसके अलावा हम कहें एक ये देखने को मिलता है कि समानता स्थापित करने के कौन से 3 तरीके हैं। तो पहला क्या है वो है औपचारिक समानता स्थापित करके, दूसरा जो है विभेदक बर्ताव द्वारा समानता स्थापित करके, और तीसरा साकात्मक कार्रवाई द्वारा। ये 2 बड़े क्वेश्चन देखने मिलते हैं हमारे को। इसके अलावा छोटे क्वेश्चन इसमें बहुत है कि, और एक ये चीज देखने मिलती है असमानता कितने प्रकार की होती है। तो प्राकृतिक और सामाजिक असमानता होती है, इनको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो पूरी तरीके से और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करनी है। इसमें हमने बहुत सी चीजें देखी है समाज के द्वारा ना, बहुत चीजें ऐसी बना दी गई हैं। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल दूं रियल लाइफ का कि हमारे मैं जहाँ पे पहले रहता था वहाँ क्या था कि गली के अंदर जो कूड़ा लेने वाले आते थे भैया, उनके साथ में क्या हुआ कि एक दिन वो पानी मांग रहे थे पीने के लिए किसी, पर गली में किसी ने पानी नहीं दिया उनको। तो इससे पता लगता है कि दिल्ली जैसे शहर में इस तरीके की असमानता देखने को मिलती है। तो असमानता अभी भी व्याप्त है
बहुत जगह पे आपको लगता होगा, क्योंकि आपके साथ कोई घटना नहीं घटित हुई होगी। जब तक आपके साथ कोई घटना घटित नहीं होती, जब आपको मालूम नहीं पड़ता कि समाज में किस तरह की स्थिति देखने मिलती है। उन्होंने मेरे से आके कहा कि सर ऐसे ऐसे पानी भी नहीं दिया, कैसी है ये गली। फिर उसके बाद मैंने उन्हें पानी पिलाया, तो ये चीज पता लगती है कि किस तरीके से हमारे माइंडसेट है सोसाइटी का आज के टाइम पर। यहाँ पर भी दिल्ली जैसी सिटी में ये चीज देखने मिल रही है, तो गाँव में तो आज भी देखने मिलती है। इस पे बहुत मूवियाँ बनी है, आपको मैं कुछ मूवियाँ सजेस्ट करूंगा जो आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। इससे रिलेटेड एक है आर्टिकल 15 जिसमें असमानता से रिलेटेड बात की गई है। एक है जय भीम, जय भीम मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है जिसमें आपको कास्टिज्म से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी। ओके, ये दो मूवी बहुत बेस्ट हैं आपको अगर देखनी है। एक आई थी खाकी मूवी, वेब सीरीज है खाकी, बिहार से रिलेटेड, उसमें कास्टिज्म को बहुत ज्यादा दिखाया गया है कि कास्टिज्म किस प्रकार देखने मिलता है। तो ये कुछ वेब सीरीज और मूवी है जिनमें आप कास्टिज्म से रिलेटेड नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो ये चैप्टर था आपका इक्वालिटी, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से असमानता हमारे समाज में देखने को मिलती है और किस तरीके से हम समानता स्थापित कर सकते हैं, और कानून में क्या प्रावधान है समानता के लिए। तो आपको पता है होना चाहिए कि समानता का जो अधिकार दिया गया हमारे को अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, अनुच्छेद 14 से 18, जिसमें अनुच्छेद 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता है। 15 में जाति धर्म लिंग रंग के भेदभाव के बिना किसी के आधार पर कोई स्थापित नहीं होगी असमानता। और 16 में अवसर की समानता है। 17 में छुआछूत का अंत है, अनटचेबिलिटी का एंड। इसके अलावा 18 में उपाधियों का अंत है, जो राजा महाराजाओं के द्वारा जो उपाधियां लगा ली जाती थी अब वो नहीं लगा सकते, सिर्फ अर्जित की गई उपाधियां लगा सकते हैं। जैसे भारत रत्न या फिर सेना में जो लेफ्टिनेंट वगैरह की जो उपाधि मिलती है, लेफ्टिनेंट कर्नल इत्यादि, ओके, तो वो अर्जित की गई उपाधि है, उनको लगा सकते हैं। बाकी हम ऐसे नहीं लगा सकते, महाराजा रणजीत सिंह वगैरह की जैसी उपाधि लगा लेते थे, वो चीज नहीं लग सकती। तो ये समानता स्थापित करने के लिए जो है ये चीज है। और साथ ही साथ को रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया है। जैसे अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत क्या कहा गया है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के खिलाफ नहीं माना जाएगा, कि आरक्षण जो है वो समानता के खिलाफ नहीं है। ऐसे ही कुछ प्रावधान किए गए हैं और कुछ नीतियां लागू की गई हैं सरकार के द्वारा, जिससे ओबीसी, एसटी, एससी को आरक्षण दिया गया, फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से ही प्रावधान किए गए हैं। तो ये इस तरीके से समानता स्थापित करने की कोशिश की गई है। तो ये था आपका चैप्टर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। और ये चैप्टर आपकी आगे फ्यूचर से रिलेटेड है। आपको अपनी सोसाइटी का पता होना चाहिए, सोसाइटी में क्या चल रहा है क्या नहीं, और किस तरीके का देखने को मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और आगे और भी वीडियोस आएंगी आपकी, सारे चैप्टर्स में मैं वीडियो बनाऊंगा इससे रिलेटेड, तो आप वेट करना वीडियो का। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करो, पूछो कि हाँ किस चीज़ के मैं उसे द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।